वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा। श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना। निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसर्जित व सुंदरा। पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसर्जित व सुंदरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे वंदना उनकी करे वंदना उनकी करे। सेवा पाकर खुश होता है मेरा मन। खुश होकर हाथ जो अभिभावक को करूँ नमन। अभिभावक को करूँ नमन। स्नेह और सहयोग पाकर खुश होता है मेरा मन। खुश होकर हाथ जोड़कर भाई जी बहन जी को करूँ नमन। भाई जी बहन जी को करूँ नमन। पढ़ लिख कर ज्ञान पाकर खुश होता है मेरा मन। खुश होकर हाथ जोड़कर गुरुजनों को करूँ नमन। गुरुजनों को करूँ नमन।
दिव्यांश भाई बोलो। नमस्ते सभी को। तो आपको हम याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो सब थे तो हमारी जर्नी यहाँ तक पहुँची है, ये हम देख पाते हैं। तो जैसे भैया ने भी बताया था कि हर सुबह 3 लोगों को याद करना है कि जिसके प्रति आप कृतज्ञ है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो GGS में अनु दीदी है, उन्होंने कृतज्ञता गीत एक लिखा है, तो हम आज सब मिलकर गाएंगे। आओ हम सब मिलकर अभिव्यक्त करें कृतज्ञता। आओ हम सब मिलकर अभिव्यक्त करें कृतज्ञता। पोषण और संरक्षण मिलता संतानों को अभिभावक से, ममता और वात्सल्य है बहता संतानों को अभिभावक से। इसीलिए अभिवादन करते होकर हम प्रसन्न। आओ हम सब मिलकर अभिव्यक्त करें कृतज्ञता। आओ प्रेरणा और ज्ञान है मिलता शिष्यों को गुरुजन से, न्याय धर्म का बोध है होता शिष्यों को गुरुजन से। इसीलिए अभिवादन करते होकर हम प्रसन्न। आओ हम सब मिलकर अभिव्यक्त करें कृतज्ञता। आओ सीखना और समझना होता मानव का मानव से, उन्नति उत्पादन है होता मानव का मानव से। इसीलिए अभिवादन करते होकर हम प्रसन्न। आओ हम सब मिलकर अभिव्यक्त करें कृतज्ञता। आओ हम सब मिलकर अभिव्यक्त करें कृतज्ञता। आओ ये सब देख के लगता है कि बाबा जी का जो दर्शन है वो किस तरीके से अब रच बस रहा है ना, नई जनरेशन के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो ये सब देख के बहुत खुशी महसूस होती है। ये वंदना, ये गीत, ये सब हमारे ना संस्कृति के भाग हैं, है ना। तो 4 शब्द में रखता हूं, उनका अपन थोड़ा हम भास करने की कोशिश करेंगे, इनका अर्थ क्या होता है।
संस्कृति शब्द से क्या आशय बनता है? किस चीज को संस्कृति कहेंगे? भैया, संस्कृति जो मैं जो सूचना और थोड़ा बहुत जो सोचा है, संस्कृति का परिभाषा है पूर्णता के अर्थ में कृति। तो सामाजिक स्तर पे संस्कार की स्थापना हो पाए, उसके लिए जो भी हम उत्सव मना रहे हैं, जिसमें पूर्णता अगली पीढ़ी के लिए इंगित हो और एक मीन्स थोड़ा जोरदार चोट से हम समाज को बता पाए कि ये हमारी पूर्णता के अर्थ में हमारे जो भी अवधारणाएं है, जो भी विचार है, वो उत्सव रूप में ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे अभी हमने भगवान को कितना बढ़िया से ट्रांसफ़र किया है। मीन्स हम जो भी त्यौहार देखते हैं उसमें उसका सॉन्ग है, उसका पिक्चराइजेशन है, उसका डांस है, तो वो बहुत प्रभावी तरीके से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो चर्चा से नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत पावरफुल तरीका है जो सामाजिक स्तर पे जो भी हम सच्चाई को या फिर जो अच्छी बात को पहचाना चाहते हैं अगली पीढ़ी के लिए, उसके लिए ऐसा हम थोड़ा कह सकते हैं। बहुत सुंदर। तो संस्कृति जो है उत्सवों के रूप में है, समय समय पर है, और एक प्रकार से सभ्यता का वो प्रतिबिंब देता है। सभ्यता हमारे डे टू डे जीने का स्वरूप है, सभ्य स्वरूप में जीने का स्वरूप है, और वो हम कैसे जीते हैं उसको समय समय पर बताते हैं। जैसे बच्चों ने आज गीत गाकर बताया, तो ये माता पिता के साथ हम कैसे निर्वाह करेंगे, गुरुजनों के साथ कैसे निर्वाह करेंगे, भाई बहनों के साथ कैसे निर्वाह करेंगे, ये एक संदेश एक गाने के माध्यम से दे रहे हैं, है ना। तो उससे एक जो मैसेज जाता है ना, उत्सवों के रूप में, गीत गायन के रूप में समय समय पर ये जो किया जाता है, जन्म के समय में, जन्म दिवस के समय में, मृत्यु के समय में, है ना, ये विवाह के समय में, तो वो सब चीज़ें जो हैं अभी भी हमारी कुछ संस्कृति बनी ही है ना। तो मानवीय संस्कृति का भी कुछ स्वरूप होगा जो कि सार्वभौम संस्कृति होगी, है ना। तो हाँ, सब संस्कृति जो है वो सभ्यता का आईना होती है ना। तो जैसे इन बच्चों ने कुछ लाइनों में ही अपने पूरे वर्ष की दिनचर्या का एक आईना प्रस्तुत कर दिया, है ना, कि हम ऐसे करते हैं, ऐसा करें, और उनको हम नमन करते हैं, है ना। तो एक प्रकार से संस्कृति इसका प्रतीक होती है ना। संस्कृति आवश्यक है ना। विधि किसको कहते हैं? तो ये जो उदाहरण था ये मानवीय संस्कृति का था जो आप लोगों ने प्रस्तुत किया, तो वो मानवीय सभ्यता के स्वरूप में जीने का एक प्रतिबिंब था, है ना। अभी हमारे को जैसे हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, तो वो एक्चुअली एक सामुदायिक सभ्यता का प्रतिबिंब होता है। हर समुदाय का अपना त्योहार रहता है ना। जो सार्वभौम अगर व्यवस्था होती है जिसमें मानव के अर्थ में पहचान है और मानव के अर्थ में परिवार है और उसी की व्यवस्था है, उसी की सभ्यता, उसी के सभ्य जीने का, सभाओं के रूप में जीने का स्वरूप है, निर्णय लेने का स्वरूप है, तो उसका प्रतिबिंबन जो है वो मानवीय संस्कृति होगा। तो सभ्यता और संस्कृति के अंदर हमको कॉन्सेप्ट लेवल में क्लियर हो रहा है ना कि किस चीज को कह रहे हैं। जी सर। आज के उदाहरण को देखें तो जैसे डेली किसी भी तरह कृतज्ञता के भाव को हम जीते हैं, तो
तो संस्कृति में वो चीज़ गाने के स्वरूप में आई। हाँ जैसे यहाँ कृतज्ञता की अभिव्यक्ति गाने से की गई, हाँ तो जिस दिन की गई उससे पहले वो जी गई बिल्कुल। तो जीना को हम कहेंगे सभ्यता, सभ्यता। और ये जो प्रतीक के रूप में व्यक्त किया इसको कहेंगे संस्कृति। फिर वो विविध तरीके से हो सकता है। वो विविध तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर शिक्षा संस्था में जो होता है हाँ वो कोई संस्कृति दिखा नहीं रहा है। हाँ मतलब ये कहें उसमें अपेक्षा तो ये है अच्छे की ही है ना। अपेक्षा तो अच्छे की ही है। जैसे 15 अगस्त के ऊपर हम मिलते हैं, 26 जनवरी पर मिलते हैं, राष्ट्र की अखंडता को लेकर बात करते हैं, अपने मतलब जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं या जिन लोगों ने हमें नेतृत्व किया है उनको हम याद करते हैं। तो वो भी एक प्रकार से संस्कृति ही है, पर वो है ना मानवीय अर्थ में, सार्वभौम अर्थ में नहीं हो पाती है ना। तो पर हमको कॉन्सेप्ट लेवल पे क्लियर हो कि किस चीज को हम संस्कृति कह रहे हैं और किस चीज को सभ्यता कह रहे हैं, है ना। अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टिपिकली सांस्कृतिक उत्सव के नाम पर कुछ गाने कुछ नृत्य होते हैं। हाँ उसमें अभी कॉलेज के लेवल पर तो काफी वल्गारिटी का भी प्रदर्शन, बिल्कुल उसी को नाम देते हैं कल्चरल प्रोग्राम। हाँ ये एक मतलब विडंबना है ना। हाँ बिल्कुल वैसा ही है। तो हमको ये क्लियर हुआ, सभ्यता और संस्कृति का कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर हुआ, है ना। किस चीज को सभ्यता कह रहे हैं, किस चीज को संस्कृति कह रहे हैं। विधि क्या होता है? और बताइए। अपने देश की विधि क्या है ना। तो लिखित या अलिखित रूप में नियम कानूनों की संहिता, जिसको आप कोड ऑफ कंडक्ट भी कह रहे थे, है ना, कि क्या चीज सही है ना, और क्या चीज गलत है, उसका लिखित रूप में या अलिखित रूप में जो है वर्णन जो है उसको हम विधि कह रहे हैं। तो किसी देश का संविधान जो है वो विधि को सूत्रित करता है, और ये विधि जो कुछ भी देश में हो रहा है, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो रहा हो या परिवारों में हो रहा हो, उसको सूत्र रूप में यहाँ पर रहेगा, और उसकी व्याख्या नीचे हर लेवल के ऊपर होती रहेगी। जैसे उसके एजुकेशन की पॉलिसी वहाँ बनेगी, पर रूल्स रेगुलेशन हर स्कूल में अलग अलग भी बन सकते हैं, उसकी गाइडलाइन यहाँ पर सेट होगी। ये कुल मिला के विधि कहलाएगा, है ना। विधि का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, कि विधि किस चीज को कह रहे हैं। हाँ देखिए, आप संस्कृति जो है और सभ्यता जो है ये जीने का स्वरूप है। है ना, या कहें इसको समाज परिवार का स्वरूप है। और विधि जो है ये राज्य का स्वरूप है। इन दोनों में ओवरलैप है ना, इन दोनों में ओवरलैप है, क्योंकि यहीं से ही यहां पे रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, है ना, और ये इसी के लिए बात कर रहा है ना।
लेकिन इनका क्षेत्र जो है यहाँ पे निर्णय लेने की और भौतिक पक्ष को व्यवस्थित करने का यहाँ ज्यादा फोकस है, यहाँ पे उसके भाव पक्ष के ऊपर ज्यादा फोकस है। ये वाली बात क्लियर हो रही है? अभी भी देखिए आप, अपन दो दुनिया भास करने के लिए दो दुनिया अपने को दिखती है ना। एक दुनिया है जिसमें हमारे परिवार, समाज, शादी, उठना बैठना है ना, ये है। और एक है जिसको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, जो कि हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, हमारे एमएलए, एमपी, ये एक दुनिया एक अलग है। और एक ये दुनिया है जो कि हमारे, जिनके बीच में हमारा खान पान है, रहना सीना है, शादी ब्याह है, मृत्यु आदि के समय में उनसे कांटेक्ट करते हैं, है ना। तो ये वाला पक्ष जो है समाज का स्वरूप कहलाता है, और वो वाला जो है राज्य का स्वरूप कहलाता है ना। जीता एक ही है, मतलब मानव ही है जो कि समाज में भी रह रहा है और राज्य में भी भागीदारी कर रहा है ना। ठीक है ना। अभी ये देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके लिए अभी पहले इसको भी विधि अपने को क्लियर हो गया, थोड़ा व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। व्यवस्था किस चीज को कह रहे हैं? अभी आज के समय में जिसको कह रहे हैं, क्योंकि भास आज के समय से होगा, है ना। आज के समय हम व्यवस्था किसको कह रहे हैं? कि कोई व्यक्ति शिक्षित होना चाहता है तो वो कैसे शिक्षित होगा? हाँ। कोई बीमार है तो कैसे वो उसको ठीक करेंगे? हाँ। किसी ने अपराध किया हो तो उसको कैसे? हाँ। तो जो हमारे सिस्टम्स हैं, हाँ बिल्कुल, तो जो हमारे सिस्टम्स हैं, वो पांचों आयाम के जो सिस्टम्स हैं वो यहां पर आएंगे, है ना। चाहे जुडिशरी का सिस्टम हो, एजुकेशन का सिस्टम हो, हेल्थ का सिस्टम हो, है ना, प्रोडक्शन का सिस्टम हो, और बैंकिंग या एक्सचेंज का सिस्टम हो, है ना। तो ये हमारा सिस्टम है। तो देखें तो राज्य का क्षेत्र मुख्यतः यहां पर है ना। इसको हम ब्रॉडली स्पीकिंग मतलब धर्म का क्षेत्र बोलते हैं, है ना। धर्म को यहां पे लूज सेंस में मैं बोल रहा हूं कि मतलब जहां पे हमारा शादी ब्याह है, जिनके यहाँ मतलब हम रिश्ता ढूंढने जाते हैं, जिनके यहाँ पे बेसिकली उठना बैठना है, या जिसको बाबा जी भाषा का प्रयोग करते हैं रोटी बेटी का संबंध, है ना। किनके साथ उठना बैठना है, किनके यहाँ पर अपनी बेटी को देना है, इस तरीके की बात। मतलब पुरानी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ठीक। क्या चीज? हाँ बिल्कुल, ये दोनों में है ना। तो सभ्यता संस्कृति जो है वो समाज या धर्म वाला मुद्दा ज्यादा है, और विधि व्यवस्था जो है वो राज्य का मुद्दा है ना। अभी के समय में ये किसके कंट्रोल में है? हाँ रोज कैसा जीते वो तो सभ्यता नहीं है। हाँ कुछ परिवार मिलके कैसा जिएंगे, हाँ। हमारे ही पर कुल मिला के अगर हम देखें तो कोई एक धर्म गद्दी है, अब उसका कंट्रोल कम हो गया है, पर एक धर्म गद्दी कुछ है जो किसी तरीके से हमको गाइडलाइंस देती है ना, कि क्या सही है क्या गलत है,
चाहे वो शंकराचार्य गद्दी हो या अकाल तख्त की हो या मतलब मुस्लिम्स में कुछ अपना होगा, है ना, क्रिश्चियनिटी का कुछ होगा, तो वो हमें सभ्यता संस्कृति का क्या सही है क्या गलत है उसका कुछ डिक्टेट्स देते हैं। सब ठीक है ना? तो धर्म गद्दी एक प्रकार से इनके पास में धर्म संविधान और धर्म या कोई पवित्र किताब हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट या क्या मतलब किसी आस्था के आधार पर ये टिका रहता है ना। तो इसमें हम ये देखते हैं, इसमें अनेक समुदाय हैं, जैसे पाटीदार समाज का कुछ होगा, कुछ है ना जैन समाज का कुछ होगा, है ना, अलग अलग समुदाय का, क्रिश्चियंस का कुछ होगा, मुसलमानों का कुछ होगा, है ना। तो ये जो है उनकी अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति रहेगी, जीने का स्वरूप रहेगा और उनके संस्कृति या उत्सवों का कुछ स्वरूप रहेगा। तो अभी ये इस स्वरूप में यहाँ से उसके गाइडलाइन आ रही है और उसका कुछ डूज एंड डोंट्स के रूप में हमको मिल रहा है। इसका सेंस बन रहा है धर्म गद्दी किसको कह रहे हैं और किस प्रकार से ये सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित कर रहा है। और राज्य जो है वो राजगद्दी से नियंत्रित है ना। राजगद्दी किसको कहेंगे, है ना, जो प्रशासन है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसके नीचे का मंत्रिमंडल है और इसके अलावा उनके बनाए हुए जो ब्यूरोक्रेसी है, उस सबको अपन राजगद्दी और उनका तंत्र कहेंगे, है ना। तो उनके द्वारा विधि और व्यवस्था जो है वो तंत्रित है, ठीक है ना। हाँ भैया, धर्म संविधान और पवित्र पुस्तक, राइट। हाँ, अभी एक्चुअली करंट सिचुएशन तो ऐसा ही है कि भाई ये ऐसा, बट मुझे लगता है स्टिल दिस इज टू बी, स्टिल दिस इज टू बी, मतलब ऐसा होता नहीं है, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी हो नहीं रहा है, होना तो चाहिए ऐसा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये आज के समय में है, होना जो चाहिए वो मैं अलग से बात करूंगा। नहीं लेकिन भैया ये आज की उसमें भी ऐसा होता नहीं है हर जगह पे, मैं ऐसा कह रहा हूँ। देखिए, पहले ये वाला भाग जो था ये बाद में बना, पहले धर्म के आधार पर ही नियंत्रित था और राज्य जो है वो धर्म के आशय को ही पूरा करने के लिए था, चाहे इस्लाम में हो या हिंदू धर्म में हो, है ना, या क्रिश्चियनिटी में हो। तो क्या सही है क्या गलत है, राजा को क्या करना है, प्रजा को क्या करना है, वो यहीं से आ रहा था। धर्म गुरु बनाते थे। हाँ, तो यहाँ ये एक बेसिकली आधार यहाँ पे बन रहा है ना। फिर एक समय में आ गए कि इनको ये एक प्राइवेट अफेयर है, इन दोनों को अलग रखो, राज्य और धर्म को मिक्स मत करो, है ना। तो दो दुनिया बन गई, एक तो समाजवादी दुनिया बन गई और एक धर्म वाली दुनिया बन गई, है ना। एक लोगों के जीने का स्वरूप, और फिर उसके बाद में ये दोनों जो है कभी कभी टकराते भी रहे, है ना। जब कभी झगड़ा हो गया दो समुदायों के बीच में, तब फिर कहा सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसको मानना पड़ेगा।
तब कोई धर्म गुरु ये नहीं कह सकता हम तो, हमारा जो भगवान है या हमारा जो ग्रंथ है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है ना। तो फाइनली राज्य की ही चलती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर बना हुआ है ना। ये मैं आज के स्थिति के राज्य और धर्म की बात कर रहा हूं, है ना। धीरे धीरे इस गद्दी की पकड़ कम हुई है, लेकिन और ये बात मतलब शायद किसी ने कही थी, ये दोनों जो हैं वो व्यापार के लिए समर्पित हो गए हैं, है ना, या व्यापार ही इनको चला रहा है ना। ठीक है ना। तो हमको पहली बात इन शब्दों से कुछ भास हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले हम इस जगह पे खड़े, फिर हम उस जगह पे आएंगे इस दर्शन में कैसे अब विधि व्यवस्था और सभ्यता संस्कृति के स्वरूप की बात कर रहे है ना। तो अभी हम ये देखें तो धर्म गद्दी और राजगद्दी दोनों शासन विधि से काम कर रहे हैं, है ना। धर्म गद्दी और राजगद्दी, गद्दी का मतलब ही शासन होता है ना। गुजराती में गादी बोलते हैं ना। तो इसके शासन होता है। यहां पर ये कह रहे हैं जो इन दोनों को, धर्म और राज्य को, दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए परिवार में की बात कर रहे हैं कि परिवार में धर्म और राज्य का समावेश किया जाए और धर्म गद्दी और राजगद्दी को सोपानवत विधि से विलय किया जाए। क्या ये बात कम्युनिकेट हो रही है? धर्म और राज्य दोनों को परिवार में समावेश किया जाए। परिवार अपने आप में व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में पहचाना जाए और वो अपने सभ्यता, संस्कृति, विधि और व्यवस्था को धारक वाहक बने। सभा पूर्वक परिवार में ही सभा बने, है ना, अपने निर्णय लेने के लिए, और परिवार की ही एक संस्कृति बने, परिवार की ही एक विधि बने, परिवार की ही एक व्यवस्था बने। और इसी व्यवस्था को आगे 10 स्टेजेस के ऊपर एक्सटेंड किया है ना। तो शासन या गद्दी को इसमें व्यवस्था में, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में विलय किया गया है। इस बात को आप अपने शब्दों में कहेंगे भैया? तो भैया मैं उसको उस तरीके से समझ रहा हूँ कि जैसे जैसे जब भी एक व्यवस्था की जो एकम बोला, जो बेस बोला या नींव जो बोला, वो परिवार को बाबा जी बता रहे हैं, तो उसको उस तरीके से देखता हूँ कि जैसे कोई भी व्यक्ति एक समझ या समाधान के साथ रहता है तो वो व्यवहारिक तरीके से अपनी आवश्यकताओं का एक तो निर्धारण भी कर सकता है और उसके अनुरूप उत्पादन भी कर सकता है उससे अधिक, और वो करके फिर वो एक व्यवस्था में जुड़ता है। उसमें से ही जब ऐसी एक स्थिति आती है और ऐसे मिलकर जब भी, तो वो एक जो पूरा बेस हो गया, जो मॉडल हो गया, वो लेने के बदले में देने के एक फॉर्म में जाता है, और जब भी ये देने के फॉर्म में रहता है तभी वो एक व्यवस्था की मजबूती या वो बना रहता है। उस तरीके जैसे कि अभी जो व्यापार हम बोलते हैं, तो व्यापार में अल्टीमेटली क्या है कि अभी की फिलहाल की स्थिति में कुछ क्या करके अल्टीमेटली मैं पोजीशंस का या इसका उपयोग करके कैसे ज़्यादा ले लूँ, वो एक मानसिकता उसके बेस में बनी है।
इसमें अभी मैं तृप्ति के साथ हूँ, जैसे कि बाबा जी एकदम तृप्ति के साथ बने हुए वो है, तो अभी वो समाज को देने के फॉर्म में ही या उसको कैसे उसमें एक भागीदारी कर पाए उस फॉर्म में जाते हैं, तो उस एंगल से अल्टीमेटली कोई भी व्यवस्था का स्वरूप बनेगा। तो इसीलिए इसको बॉटम टू अप मैं उस एंगल से देख रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे ऐसे लोग कि जिसको अभी लगता है कि हम तो हमारा कर ही लेंगे और अच्छी तरह जी पाएंगे, और अभी चलो मिलकर क्या उसमें जितना जितना अपनी जो स्थिति है उसके अनुरूप मिलते जाए और एक व्यवस्था बनाते जाए, तो उसमें जो पूरा रहेगा तो उस तरीके से जो भी व्यवस्था बनेगा तो हर हमेश बना रहेगा, क्योंकि उसमें किसी से, तो इसमें जो पूरी बात है वो अपनी जो योग्यता पात्रता की जो विकास की बात है कि भाई मैं कैपेबल हो जाऊँ, मैं ऐसा किसी के साथ डिपेंडेंसी वाला या जिसको बोले कि भाई अल्टीमेटली इससे लेकर ही मेरा चलेगा, उसके बदले में मैं स्वायत्ता के साथ जैसे व्यवस्था बनाने के लिए जाता हूँ तो उसमें वो सहजता से होता है, ऐसा मैं उसको। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात जो डिफरेंस समझ में आ रहा है, अभी के समय में जो राज्य का स्वरूप है उसमें इंडिविजुअल है या व्यक्ति है और फिर सीधे स्टेट है। ये क्लियर हो रहा है? हम इंडिविजुअल हैं, एक परिवार के भी 4 लोग अलग अलग वोट कर रहे हैं, है ना, इंडिविजुअल है और स्टेट है। उसी तरीके से समाज है और व्यक्ति है ना। समाज जो है वो व्यक्तियों का समूह है अभी के समय में। इसमें यहां क्या कह रहे हैं, दोनों में परिवार गायब है, बीच में परिवार को जोड़ रहे हैं। परिवार को व्यवस्था की इकाई के रूप में पहचान रहे हैं और यहां भी व्यक्ति की पहचान जो है परिवार में हो रही है और व्यवस्था में भी व्यक्ति की पहचान जो है परिवार में हो रही है ना। तो ये एक बेसिकली डिफरेंस है। तो ये चैप्टर नंबर 16 में हम थोड़ा सा आगे निकल गए, उसमें हम और ज़्यादा बेसिकली इसको डिटेल में स्टडी करेंगे ना, जिसमें धर्म नीति और राज्य नीति के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पर अभी बेसिकली मेरा मन हुआ कि एक बार हमारे पास में कॉन्सेप्ट के लेवल के ऊपर ये चारों शब्द आ जाएं कि इनसे हमको भास हो जाए कि ये क्या कह रहे हैं। भैया, हाँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जो अभी हम सभ्यता पर काम कर रहे हैं, अभी हमारा जो काम है वो सभ्यता मानवीय सभ्यता बनाने का हम काम कर रहे हैं। तो जब मानवीय सभ्यता बन जाएगी तो उसके आधार पर संस्कृति बनेगी, मतलब उसके त्यौहार जिसमें मानव सब हो गए। फिर अगर हम मानवीय संस्कृति भी बना ली और सभ्यता भी हो गई तो उसके आधार पर उसका संविधान होगा। फिर जब संविधान अच्छा होगा और मानवीय संस्कृति होगी और मानवीय सभ्यता होगी तो जो कोई भी व्यवस्था बनेगी वो सभी मानवीयतापूर्ण व्यवस्था ही बनेगी। मतलब हम काम शुरुआत से कर रहे हैं, सभ्यता के स्तर पर काम स्टार्ट हुआ है हमारा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। बढ़िया। बस मैं इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि एक तरीका है कि अभी जो कुछ भी अभी भी कुछ सभ्यता का स्वरूप है, कुछ संस्कृति का स्वरूप है, कुछ विधि का स्वरूप है, कुछ व्यवस्था का स्वरूप है ना। अभी भी कुछ सिस्टम्स बने ही हुए हैं, अभी भी हमारे देश का कुछ संविधान है, अभी भी हमारी चाहे सामुदायिक ही हो बस कुछ संस्कृतियां हैं ही, परंपराएं हैं और
कुछ हमारी सभ्यता है। तो यहाँ पर क्या प्रस्ताव कर रहे हैं, उन सबको समाप्त कर दें और नए सिरे से दुनिया को बसाएं, जैसे चाइनीज अप्रोच रहा कम्युनिज्म में, है ना। तो यहां पर ऐसा नहीं कर रहे। तो हमारे पास में अभी भी ऐसे इनको हमें इवॉल्व करना है। आज शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में बड़े गजब स्पष्टता मेरे अंदर हो रही है। मैं सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ एक आध उदाहरण के साथ। जी, गुजरात में सभी लोग सुधा पांडे को जानते हैं, आईपीएस अधिकारी है, राइट, वो व्यवस्था में है। उनके पिताजी भी मेरे क्लास में ट्रेनी थे, तो मैं 2 जनरेशन को देखता हूँ। उनके पिताजी बड़े प्रामाणिक रहे, सरकार ने उनको कहीं पर भी ट्रांसफ़र की, लेकिन उन्होंने करप्शन में कोई हिस्सा नहीं लिया। वैसी सभ्यता में बड़ी हुई ये बेटी भी ऐसे ही काम करती गई, उनके भी बहुत सारे ट्रांसफ़र होते गए, लेकिन वो व्यवस्था में उसने इतना जादू किया कि अल्टीमेटली सरकार को अब लग रहा है कि सुधा दीदी ग्रेट काम कर रही है। तो मुझे साफ दिखता है कि ये सभ्यता वाला जो कंपोनेंट है, शिक्षक जो बीज डालता, शिक्षक है ना, फिर माता पिता भी हो गया, वही धीरे से व्यवस्था तक है। अल्टीमेटली लालू प्रसाद भी कभी कोई स्कूल में ही पढ़ा है, और ओसामा भी कभी कोई स्कूल में ही गया, वो स्कूल परिवार भी था और फॉर्मल स्कूल भी था। तो हम एजुकेशन सिस्टम को फोकस करते हैं, बाबा जी कहते हैं शिक्षा में लाना, शिक्षा में लाना। ये इतना अभी स्पष्ट दिख रहा है कि हम व्यवस्था को सुधारने का काम समांतर रूप से करें, लेकिन मूल काम तो वहाँ सभ्यता पर ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो धीरे धीरे क्रमशः वही लोग व्यवस्था तक जाएंगे। मेरे भाई ने वो भी कहा ही अभी, जैसे वो बता रहे थे। तो मुझे लगता है कि बराबर एडी चोटी का दम लगाए कि ये एजुकेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन में चला जाए। वो जितना जाएगा उसका इम्पैक्ट बिल्कुल होने वाला ही है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने पर्सपेक्टिव दिया। देखिए, हमको क्या है, बॉटम अप विधि से चलना है और टॉप के साथ विरोध नहीं रखना है। तो टॉप जो है वो हमको के नज़र में काम करना है ना। टॉप के साथ विद्रोह, नक्सल जैसे अपन करके कि ये व्यवस्था गलत है, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे और उसकी जगह परिवार मूलक व्यवस्था लाएंगे, ये एक तरीका नहीं। हमको ये पहचानना होगा कि व्यवस्था का आशय जो है वहां भी मानव जो है वही है, और अगर कोई स्वनियंत्रित रहता है तो वो भारतीय संविधान के अंदर ही काम कर रहा है ना। अगर कोई स्वनियंत्रित रहता है, अगर कोई अपराध नहीं करता है, तो जो मानवीय संविधान जो बाबा जी ने जिसको लिखा है उसके अंतर्गत रहता है, तो वो भारतीय संविधान का तो पालन कर ही रहा है, उससे अधिक कर रहा है कुछ, है ना। तो मानवीय संविधान जो है वो एक्चुअली भारतीय संविधान के विरोध में नहीं है, उसके समर्थन में है और उसके फर्दर इवोल्यूशन की जगह बनाता है। बहुत अच्छा। मैं एक सभी को ध्यान दिलाना चाहता हूँ, राजकोट सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मलिक साहब और अपनी सुधा दीदी दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रेजेंटेशन था। मैं लिंक रख दूंगा। जो भैया बोल रहे हैं ना, वो व्यवस्था तक का, जैसे हम पार्ट ऑफ संविधान है, बहुत खूबसूरती से उन्होंने वो पेश किया और मर्यादा भी जो है वो भी दिखाई। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये रास्ता बनता है ना। इस पे अपन थोड़ा सा और विचार करेंगे, है ना, क्योंकि ये जो मध्यस्थ दर्शन का जो रास्ता है ये केवल एक मौन विधि से इंडिविजुअलिस्टिक सेल्फ रिफ्लेक्टिव साधना नहीं है ना। ये व्यवहारिक है। अगर व्यवहारिक है तो उसमें व्यवस्था और ये सब चीजें आनी होंगी, है ना, है ना। ठीक है ना। हम सोचें कि केवल हम इसको दर्शन को बैठ के
सोच विचार करते रहें, उसके ऊपर मेडिटेट करते रहें, तो उससे हम इसके अनुभव तक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। अनुभव के साथ में इसका व्यवहारिक पक्ष जुड़ा हुआ है ना। बढ़िया। हाँ भैया बताइए। कई बार ऐसा बोला गया है कि वो आयाम एक्चुअली पुस्तक में और जो अलग अलग तरीके से कुछ लगता है। मुझे लगता है कि इन सभी का कुछ स्वरूप तो अभी भी मौजूद है ना। शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य, संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय कोश। पहले शिक्षा होगी, उसके बाद ही न्याय सुरक्षा होगी, ऐसा हम बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं। मुझे वही मैं कह रहा हूं कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सबको पहले उखाड़ फेंक रहे हैं और यहां से एक बार नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। हम एक रनिंग सिस्टम के अंदर इवॉल्व की बात कर रहे हैं, निर्विरोध पूर्वक। उनके आशय भी वही है इस जगह पे लाकर, है ना। तो वो बेसिकली हम इस चीज को, ये प्रकटन क्रम के रूप में हम मानव जिस जगह पर पहुंचा है वहां से आगे का प्रकटन कैसे हो, तो जो है वही रॉ मटेरियल जो है वही आगे चल के इवॉल्व होगा। इस तरीके से हम दे रहे हैं, ना कि उसमें हम किसी कम्युनिज्म वाले रिवॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी क्रांति की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, कि भाई एक क्रांति आएगी जिससे सारा तख्ता पलट जाएगा और फिर उसके बाद में बेसिकली कुछ नया रिप्लेस होगा, ऐसा नहीं कह रहे। इवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअल होता है और वो स्वीकृति के साथ में होता है। तो ये सारे सिस्टम्स के अंदर इवोल्यूशन होगा, ये बात ठीक है कि ये सबसे ज्यादा फंडामेंटली एड्रेस करता है, क्योंकि ये बच्चों को करता है, नई जनरेशन को बनाता है, विचारधारा के ऊपर एड्रेस करता है। तो ये सबसे ज्यादा प्रभावी है और ये सारे सिस्टम्स का ज्ञान का धारक वाहक है ना। तो अभी भी हमारा कुछ जुडिशरी सिस्टम है, कुछ हेल्थ सिस्टम है, तो हम इन सभी को एक्चुअली परिवार के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, परिवार मूलक व्यवस्था में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो आज के समय में भी एटलीस्ट अपने देश में तो भी ग्राम तक में काफी हद तक इसकी छूट है ना। और आगे के स्ट्रक्चर भी एक प्रकार से बने ही हुए हैं, है ना। वो चाहे तो बेसिकली आगे इसमें परिवर्तन हो ही सकता है ना। व्यवस्था के अर्थ में अगर कोई व्यक्ति व्यवस्था में रहता है, जेल आदि की आवश्यकता कम हो जाती है, तो उससे शासन को क्या परेशानी है ना। तो दिक्कत वहां पर आती है जब हम अपने कार्यक्रम को सरकार के खिलाफ मोर्चा के रूप में देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट देखते हैं, है ना। जबकि हम अपनी पोजीशनिंग ऐसे करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के आशय को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं, है ना। हम जिम्मेदारी से रहेंगे, स्कूल को हम अच्छे से चलाएंगे, जो स्कूल के जो अपेक्षाएं हैं, वो जो सरकार से जो अपेक्षाएं उतनी तो पूरी करेंगे ही, उससे अधिक करके देंगे, है ना। तो
तो ये एक बेसिकली अप्रोच की बात है। यहाँ तक कि बाबा जी जो परंपरागत जो चीजें हैं उनके विरोध में नहीं थे। मैं उनके साथ में नर्मदा मंदिर में भी गया हूँ, तो वो उन जगहों पर रह के भी परंपरा के विरोध करके आगे नहीं बढ़े, परंपरा का सम्मान करके बढ़े, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि परंपरा के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हुए आगे का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं, है ना। तो 3 चीजें बाबा जी इस प्रकार से रखते थे, वो मैं बोल देता हूं। एक दो चीजों को छोड़ के स्वास्थ्य में भी चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ा काम हुआ है, लेकिन भैया न्याय सुरक्षा में अभी कुछ नहीं हो पाएगा या नहीं, ये ठीक समझ रहा हूँ मैं या ठीक सही, ठीक बात है। मतलब एक्चुअली अभी ये सिस्टम्स बहुत ही रूडिमेंट्री स्टेज के ऊपर हैं, है ना। तो मुख्य ये आशय है कि शिक्षा के द्वारा शिक्षा पर मुख्यतः फोकस किया जाए, है ना। फिर जैसे भैया ने बताया कि इस्टेब्लिशमेंट और जो अभी है वहां से भी कुछ लोग इसमें आते हैं और वो अपने इन आइडियाज को लेकर वहां पर जाते हैं, है ना। चाहे दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी हों या फिर जुडिशरी में बलराज जी हों, है ना, या न्याय सुरक्षा के ये जो पुलिस डिपार्टमेंट में सुधा दीदी हो, है ना। ऐसे अलग अनेक अच्छे लोग जो हैं इसके संपर्क में आते हैं और वो अपने तरीके से कुछ करके दिखाते हैं, है ना। तो इसके इन नए आइडियाज का वहां पर प्रवेश होता है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ना, पूरा नहीं करना, बस अभी अपन आगे पढ़ेंगे ही, फिर कर देंगे। तो आगे चलने के लिए 3 बातें बाबा जी करते थे। समीक्षा कठोर हो, प्रस्तावना विधिवत हो, जीना मृदुल हो। ठीक, जो विगत में हम सही नहीं किए उसकी समीक्षा जो है वो कठोर हो, उसके अंदर सॉफ्टनेस नहीं चलेगी, है ना। वहां कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट नहीं चलेगा। तो ये बताना ही पड़ेगा कि आदर्शवाद ये चीज को नहीं पहचान पाया, इसका विकल्प चाहिए। विज्ञान इस चीज को नहीं पहचान पाया, उसको कठोर समीक्षा होनी चाहिए, है ना। नहीं तो ये उन्हीं में जाके घुल जाता है ना। तो समीक्षा कठोर होनी चाहिए, प्रस्तावना विधिवत होनी चाहिए, है ना। विधिवत मतलब जो सिस्टमैटिकली हम अपनी बात को क्या बता रहे हैं उसको बताएं, और जीना जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, मृदुल होना चाहिए, है ना। मेरा ऑब्जर्वेशन लग रहा है, लगभग गलत ही है जो मैं सोच रहा हूँ कि हम जब नहीं तो भी मैं रिकन्फर्म करना चाहता हूँ। अगर आपको पता है कि गलत है तो ठीक करके बता दीजिए। नहीं मतलब मैं वो
तो देखो, हम अगर समीक्षा भैया कठोर करेंगे, हाँ, तो मैं गवर्नमेंट का अधिकारी हूं या गवर्नमेंट का अधिकारी नहीं हूं, मैं शिक्षा में काम कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, तो हम बोल रहे हैं कि हम उसको, मैं जड़ से उखाड़ने की तो बात नहीं है। तो अगर मैं वहां पे जाके समीक्षाएं कठोर होंगी तो मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब अगर प्रस्तावनाएं मुझे विधिवत करनी है तो मुझे लगता है भैया वो काम कैसे होगा फिर? देखिए, अभी भी जो अच्छे लीडर्स जो होते हैं ना, वो स्पेड को स्पेड कह पाते हैं। मतलब जो जैसी चीज है उसको बता पाते हैं, उस सिस्टम में रहते हुए भी अच्छे लीडर्स जो हैं। है ना कि, और वो अपने तर्क को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिसमें किसी का अपमान नहीं है। कठोरता का मतलब अपमान नहीं है। कठोरता का मतलब ये हमारी अपेक्षा थी लेकिन हम लोग नहीं कर पाए, इसको यथावत बताना। इवन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी जो लीडर सही तरीके से बताता है कि भाई हमारा ये सही दिशा में नहीं जा रहा है, ये डूबने वाला है, इसको रोको, तो कुछ गलत नहीं है ना। तो समीक्षा कठोर होना आवश्यक है, तभी आगे की ओर कदम बढ़ेगा, नहीं तो हम उसी के अंदर चलते रहेंगे, है ना। थोड़ा सा भैया मुश्किल है, लेकिन मुश्किल तो है ही, रियली मुश्किल है, सब लग रहा है। देखिए मुश्किल है पर आवश्यक है, हाँ, वो तो है ना, उसके लिए तो बैठे हैं, है ना। तो बेसिकली ये जो चीज है ये आसान गेम तो नहीं है ना भैया। समीक्षा वाली बात है ना, वो जब तक कठोर नहीं होती है ना, तब जो भी है उसमें ही सुधार वगैरह का मतलब समझो कि वही माइंडसेट चलता है। हाँ, और वो माइंडसेट चलता है तो इससे क्या है कि जो अपेक्षित रिजल्ट है वो आने की शक्यता नहीं बनती है। जब भी उसको नई तरीके से विकल्प की ओर से मतलब समझो कि जब भी ये बात होती है, तभी फिर अपेक्षित रिजल्ट आने की शक्यता उधर, क्या कि दोनों धरातल अलग है। हाँ, तो वो पोजीशनिंग की बात है। हाँ, और बेसिकली इसके अंदर किसी का समीक्षा का मतलब केवल नेगेटिव नहीं है। यस, नेगेटिव नहीं है, जो है इवैल्यूएशन, समीक्षा, हाँ, मतलब बैलेंस्ड क्रिटिक। हाँ, उसकी कमी को एग्जैक्टली पॉइंट आउट करो। बाबा जी थे, जागृति के सामने अगर कोई अपना अधूरा तर्क मतलब अपने तर्क को प्रस्तुत करता है, उसके तर्क में ही कहीं छेद आपको नजर आ जाएगा। आप उसकी तरफ उसके इशारा कर दो, वो तुरंत उसको स्वीकार लेता है। समीक्षा कठोर नहीं होगी तो जो हम चल रहे हैं उसी को सही मानते रहेंगे, उसमें शिफ्टिंग का जगह नहीं बनेगा। जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ये वाले पैटर्न के ऊपर चलते ही तो हम यहां तक पहुंचे हैं, है ना, कि धरती बीमार हो गई है, अब इसके बाद में मतलब जिस विचारधारा पर चलकर हम पहुंचे हैं उसी से ही तो प्रॉब्लम हुई है, तो कहीं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे को अपना पाएंगे। तो समीक्षा कठोर हो, प्रस्तावना विधिवत हो। प्रस्तावना विधिवत होने के लिए अपने अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आवश्यक है ना। पर समीक्षा कठोर मतलब सही के साथ बने रहना। पुराना जो घटित नहीं हो पाया, अपेक्षा ही रह गया, उसको हम कह रहे हैं कि समीक्षा कठोर होना, है ना। भैया समीक्षा अपने अंदर करे, प्रस्तावना प्रस्तुति में ध्यान दें। भैया हेलो, सभी चीजें खुला है। भैया
भैया, समीक्षा केवल अपने लिए ही नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे शैलेंद्र भाई कह रहे हैं, अभी कुछ सिस्टम के साथ हमें काम करना है। करंट कोई भी सिस्टम के साथ हमें काम करना है तो वहाँ कठोर समीक्षा से ही शुरू करेंगे तो सुनना ही बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है वहाँ जो दूसरा बिंदु है, प्रस्तावना विधिवत, यानी कठोर समीक्षा के साथ प्रस्तावना को मिलाना पड़ेगा। जैसे ये कह दे तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तो वहाँ तो सुनना ही बंद हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। एक्चुअली अपनी पोजीशनिंग को ठीक रखना आवश्यक है। I mean, अपने अंदर बिल्कुल स्पष्टता हो। हाँ, कि हम कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, वो पोजीशनिंग आवश्यक है। प्रॉब्लम ये होता है कि अभी के जो सिस्टम्स जो हैं, जो बने हुए हैं, उनका वो किसी एक एजेंडा के अंदर है ना, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, जुडिशरी सिस्टम हो। हम क्या करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर डेल्टा इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, है ना। डेल्टा इंप्रूवमेंट कैसे होगा कि भाई और अच्छे इंजीनियर बने, है ना, और अच्छे लॉयर्स बने, है ना, और अच्छे वो। तो क्या कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को ही स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, उसमें विकल्प की जगह नहीं बनती। तो हमारी पोजीशनिंग क्लियर हो कि हम किस पोजीशन से ऑपरेट कर रहे हैं। जी, हमारी पोजीशनिंग क्लियर हो कि हम जो है इस सिस्टम को कुछ देने के लिए गए हैं, ना कि इस सिस्टम से के एम्प्लॉय बनने के लिए गए हैं। प्रॉब्लम ये होता है जब हम इस सिस्टम से हम कुछ उसके एम्प्लॉय बनने के लिए जाते हैं तो हमको उनकी यस करनी पड़ती है। भैया, सिस्टम्स में चेंजेस इसलिए आता है कि नए चैलेंजेस आते जाते हैं, इस वजह से आता है। चल रहा है। हाँ, थोड़ा बैटरी कम हो गया इसमें। तो दीदी ने तो उन्होंने कहा कि जब नए चैलेंजेस आते हैं तो सिस्टम में चेंज आते हैं, है ना। तो एक तो होते हैं इंक्रीमेंटल चैलेंज आते हैं, है ना। एक होते हैं मतलब सिस्टम डेड एंड पे पहुंच जाए, जैसे धरती बीमार हो गई, अब पुनर्विचार की आवश्यकता है, तब सिस्टम्स को रीथिंक करने की जरूरत पड़ती है। तो एक्चुअली बाबा जी को अगर देखें तो उन्होंने रीथिंकिंग के लिए अपने प्रस्ताव को रखा है ना। जी सर, माइक्स। जी भैया, ये बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है। तो ये समीक्षा, सभ्यता, व्यवस्था, इन सबको लेके कंक्लूसिव थोड़ा दिमाग में आया तो वो थोड़ा बोलना चाहूँगा। जी बिल्कुल। कि जैसे अभी चर्चा हुई कि समीक्षा ज़रूरी है, तो ज़्यादातर हम लोग व्यवस्था, परंपरा, कोड ऑफ कंडक्ट, संविधान, यहाँ पे समीक्षा के लिए पहुँच जाते हैं। इंडिविजुअल तौर पे समीक्षा काफ़ी कम रहती है। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कमी जो है वो व्यवस्था या कोड ऑफ कंडक्ट या संविधान की बजाय इंडिविजुअल्स में ज़्यादा रहती है, और इंडिविजुअल कमी को हम लोग व्यवस्था की कमी या कोड ऑफ कंडक्ट की कमी में डाल देते हैं कि व्यवस्था और संविधान में ये कमी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे संविधान या कोई भी परंपरा लो तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि मानव को मानव के साथ मानवीय आचरण करना रहेगा, पर अगर वो इंडिविजुअल के थ्रू नहीं हो पा रहा तो उसको आप अगर व्यवस्था और संविधान या कोई भी परंपरा है उसके सिर पे डाल रहे हो
तो वो ठीक नहीं हो पा रहा है। कमी इंडिविजुअल वर्क में है, तो हम इंडिविजुअल इसीलिए शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं। दो तरीके से सोचा गया कि कमी इंडिविजुअल में है, सिस्टम्स ठीक है ना। एक तरीके से ये सोचा कि हमारे सिस्टम्स, परंपरा, समाज, धर्म सब ठीक है, प्रॉब्लम इंडिविजुअल में है। इंडिविजुअल अधूरा है, पापी है, अज्ञानी है, स्वार्थी है ना। जबकि यहां पर क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल जो है उसमें सुधरने की जगह है, ये परंपराएं सुधर नहीं सकती। बिल्कुल, तो परंपरा को सुधारने की आवश्यकता है, और परंपरा को सुधरने के लिए मानव जो है उसको, मानव ही उन परंपराओं को बनाएगा। तो दोष जो है वो परंपराओं में भी है, इंडिविजुअल में भी है। भैया इसमें थोड़ी करना है बात। हाँ हेलो, इसमें थोड़ी मेरी बात रखना चाहता हूँ। हाँ बताइए। जैसे कभी मुझे लगता है कि भाई ये पूरी सिस्टम को बदलना मतलब अपने पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाना, मतलब सिस्टम को बदलेंगे उससे बेटर है। मुझे लगता है कि अल्टीमेट जो प्रॉब्लम है वो तो अभी जो उसका सेंटर गलत है, सेंटर को शिफ्ट करना है ना। तो पहले में जैसे उसके सेंटर में मानव आ जाए, मतलब मानव की ओरिएंटेड सब कुछ डेवलप हो। अपना जो अभी प्रॉब्लम्स जो चल रहा है उसके अंदर सेंटर में मानव नहीं है, कर रहा है सब कुछ मानव, लेकिन सेंटर में मानव नहीं है। तो कई बार हम शिक्षा में है, तो शिक्षा में ऐसा ही सोचते हैं कि भाई जो चल रहा है उसको धीरे धीरे शिफ्ट करते 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 सेंटर ह्यूमन सेंट्रिक पूरी अपना मतलब जीवन विज्ञानी ह्यूमन सेंट्रिक जो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि उसके सेंटर में मानव है और बाकी की सारी चीजें उस पर जितना संविधान, सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था जो भी डेवलप हो रहा है वो ह्यूमन सेंट्रिक बन जाए। उसकी जगह पे अभी जो है वो वस्तुओं के सेंट्रिक में है। तो वो वस्तुओं की वजह से जब भी कोई भी रिलेशंस भी डेवलप होते हैं तो जैसे वो वस्तु सेंट्रिक रहते हैं, उससे बेटर ह्यूमन सेंट्रिक हो। तो ये जो अभी जैसे मेरे दिमाग में चल रहा है कि धीरे धीरे करके यही सिस्टम, कल हमारी बात हो रही थी धवल और दोनों की, क्या इतने सारे जेल हैं, तो जेल बढ़ेंगे तो वहां पे तो नॉर्मली जो बात होती है वैसे जो क्रिमिनल होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसको और ट्रेनिंग मिल जाती है अलग लोगों के साथ मिलकर, उससे भी ज्यादा उस्ताद लोग वहां पे होते हैं। तो जेल कैसा हो, तो मतलब जेल तो देखो किसी ने कोई मिस्टेक की है उसको पनिशमेंट तो मिलेगा, लेकिन पनिशमेंट में वो अध्ययन केंद्र हो। वहां पे जो बंदा जा रहा है उसने जो गलती, क्योंकि इंसान जानबूझकर गलती करता नहीं है, तो वहां पे जो करेक्शन करने का पार्ट है उसका करेक्शन हो, यानी कि वहां पे अध्ययन केंद्र चले, वहां पे जब वो उसको प्रमाणित करे धीरे धीरे, तो 10 साल तक कुछ ना करे, उससे बेटर वो अध्ययन करे और उसके बाद वो समाज को देने के लायक बन जाए, फिर आपस में समझ में आ सकता है। तो अभी जो सिस्टम है वो वही चलेगी, सिर्फ एक विचारधारा का शिफ्टिंग है, वो धीरे धीरे हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मुझको लगता है दोनों चेंजेस होंगे, सिस्टम भी बदलेगा और व्यक्ति भी बदलेगा। व्यक्ति की सोच बदलेगी, साथ में सिस्टम भी बदलेगा, है ना। तो हम सोचें कि सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन और सारे सिस्टम्स जो हैं वो वैसे के वैसे ही बने रहें, केवल मोदी जी जागृत हो जाएं, बाकी सब ठीक हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। सही बात है। हम लोग है ना, जब मार्च एंडिंग आती है ना तब खिलावट करते हैं अकाउंट में, और फिर बाद में बोलते ये पुल गिर गया, ये रोड ऐसा है वैसा है। तो हमसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी पहली तो। ठीक है, पहली तो हमसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। बढ़िया। तो मेरे ख्याल से एक आगे के चैप्टर्स के लिए हमारा कुछ बैकग्राउंड सा बना है। हाँ हाँ भैया, फिर आपका नहीं, हम सभी की गुप्ती रग है। हाँ, 1 मिनट। तो ये जब हम बात कर रहे हैं ना समीक्षा जो कठोर वाला, तो एक्चुअली मुझे एक ऐसा लग रहा है कि जब जो पहले अगर समीक्षा की बात करेंगे ना, तो जैसे बाबा आपने बताया एक एग्जांपल कि बाबा जी नर्मदा के मंदिर में भी जाते थे।
अभी वहाँ पर जाके मैं वहाँ पर जो धर्मगुरु है उनको डायरेक्ट समीक्षा करवाऊंगा ना कि आप सही नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो मतलब उनका जो लिसनिंग मोड है ना वो चला जाएगा पहले तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, तो सही का प्रस्ताव उनको दे। अगर वो प्रस्ताव उनके पास पहुंच जाता है ना तो समीक्षा तो अपने आप हो जाती है कि मतलब जो रिजल्ट प्रोड्यूस करना था वो नहीं हुआ, वो सबको पता होता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब एक बार भी बताएंगे ना, इंडिविजुअल पॉइंट करके बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी हमें पता है कि वो भी इस क्रम में मतलब इस तरह से पहुंचा हुआ है, उसका भी मतलब क्या चित्रण हुए, किस तरह से वो बढ़ता गया, और अपेक्षा तो सही की थी लेकिन नहीं हुआ तो उसको भी पता है, क्योंकि वो जानबूझकर तो ऐसा किया नहीं है। तो वो समीक्षा वाला पार्ट है ना, वो अपने आप वो सबको मतलब बैकएंड में पता होता ही है। तो सही का अगर प्रस्ताव रखा जाए ना तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा, मुझे कैसा लग रहा है। देखिए, एक बार बाबा जी से हमने पूछा कि कोई आदमी हमको दिख रहा है कि गलती कर रहा है, तो हम उसको सही बताएं, गलत ना बताएं, तो क्या दिक्कत है? लेकिन सर जो समीक्षा करने वाला है वो तो पूर्ण शुद्ध होना चाहिए, वो जरूरी है, पहले तो यही करना है। बिल्कुल, तो मैं एक बार वो बात से पूरा कर देता हूँ। तो वो इस तरीके से क्या कह रहा था मैं? आपने पूछा बाबा जी से, हाँ, कि अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसकी गलती को ना बताएं, केवल सही सही के उसको बताएं, तो क्या परेशानी है? उसका सही मजबूत होगा, धीरे धीरे वो अपनी गलती अपने आप सुधार देगा। तो उन्होंने कहा कि जो गलती करने वाला है वो अपनी गलती को सही मान के कर रहा होता है। अगर हम उसकी गलती के ऊपर ध्यानाकर्षण नहीं कराते हैं तो वो उसी को ही मजबूत करता है। तो इसलिए सही को भी बताया जाए, साथ में गलती की ओर ध्यानाकर्षण भी कराया जाए, है ना। पर संबंध एक्चुअली वो बनाकर रखते थे। उनके बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीना मृदुल है, उस आधार के ऊपर जो है हम कर पा रहे हैं। जीना मृदुल है, उस आधार पर समीक्षा कठोर कर पा रहे हैं और प्रस्तावना विधिवत, क्योंकि प्रमाण की जगह पे हम यहां पर खड़े हैं, है ना जी सर। जीवन विद्या परिचय शिविर में यही तो होता है, समीक्षा बड़ी कठोर की जाती है कि हम जिंदा रहने पर कितनी समीक्षा होती है। सामाजिक मनोविज्ञान, भौगोलवादी, समाजशास्त्र, ये सब कहा ही जाता है कि अभी बिल्कुल रहे। तो कठोर समीक्षा जो है यहाँ खड़े होकर कर पा रहे हैं, है ना। हाँ हाँ, दीदी आप कुछ कह रहे थे? भैया मैं वो सेम पॉइंट भी कह रही थी कि है ना, जैसे कि समीक्षा तो हम पहले से करते ही आ रहे हैं, है ना। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमने किसी चालू ही है वो समीक्षा की नहीं, है ना। तो अभी मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अपने आप में भी देख पा रही हूँ, है ना, कि एक तो मुझे पहले ये भी पता होना चाहिए कि मैं समीक्षा कौन से बेसिस पे कर रही हूँ। बिल्कुल, है ना। और दूसरा उसके साथ जो, क्योंकि मैं बाहर की करती हूँ, व्यवस्था की करती हूँ, हर एक स्तर पे समीक्षा होती ही है ना। लेकिन उसके लिए मेरी तैयारी क्या है ना, मेरे जीवन में मैं कैसा मृदुल बन पा रही हूँ, वो भी मुझे उसके साथ में ही समीक्षा, मेरे ख्याल से वो दोनों तभी ही पहुंचा पाऊंगी मैं कि ध्यान आकर्षण वाला जो पॉइंट है, हम अगर मैं तभी तो उनको वो ध्यान आकर्षण भी करवाऊंगा। अगर मैं ही अभी हिला हुआ हूँ, डोला हुआ हूँ और ये आप बंद कर दो, क्योंकि वो तो मेरी अनुकूलता वाली बात हो गई कि अभी ये बंद करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा,
तभी मैं अच्छी तरह जी पाऊंगा। तो वहाँ की बात मैं उसको उस तरह के समझ रहा हूँ कि मैं तृप्त हूँ, और तृप्ति के साथ अभी मैं कैसे तृप्त हुआ हूँ, मुझे लगता है कि इस विधि को मैंने देखा है, इससे तृप्ति नहीं बनी है, वो भी तृप्त होना चाहता है, और उसके लिए मेरे पास पूरा क्रम और स्पष्टता है, तभी मैं उसको प्रस्तावना के फॉर्म में रख पाता हूँ, और वहाँ पे भी मैं एकदम आराम से मृदुता के साथ बात कर सकता हूँ। ऐसा मैं उस बिल्कुल 100% सहमत। आई थिंक हमारी ये जो सभा है शायद भैया की बात से पूरी तरह से अलाइन करती है। अभी तक हम समीक्षा को है ना नेगेटिव ही ले रहे हैं, कभी हमने समीक्षा को एकदम, हमारी समीक्षा का जो कंटेंट है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि ये आपने अभी तक ये हुआ, इससे ये उपलब्धि हुई, लेकिन इसमें ये शेष रह गया, ये अपेक्षा है, उसको पूरा करने का तरीका ये है, ये पूरा एक पैकेज हम नहीं दे पाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी समीक्षा सिर्फ नेगेटिव है, और हमारा कंडीशनिंग ऐसा हो गया कि समीक्षा मीन्स नेगेटिव। तो ये समीक्षा की पद्धति, कंटेंट और पूरी प्रोसेस को ही अच्छे से करेंगे तो शायद ये इफेक्टिव हो सकता है। बिल्कुल, समीक्षा के अंदर योगदान का भी आकलन होना आवश्यक है ना? केवल कमियों का आकलन करने से समीक्षा नहीं। बढ़िया, यहां रुके, आगे पढ़ें उस पुस्तक के साथ में। अध्याय 12 में कुछ हम दूसरे पेज ऊपर 82 पेज में है ना, उक्त संयोग की। हाँ, तो मैं अपने 5 पढ़ देता हूँ फिर उसके बाद में क्रम से अपन शुरू करेंगे। जो लोग कभी भी अभी तक पढ़े नहीं है, पहले उनसे है ना वो पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। उक्त संयोग की अपूर्णता में, कौन से संयोग की अपूर्णता में? जो ये निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक कारण गुण गणित के संयोग से की गई अवलोकन क्रिया से सत्यता का परिचय होता है। तो हमने देखा था कि उक्त संयोग की अपूर्णता में ही समस्त मतभेद हैं। मतभेद ही क्रम से विरोध, द्रोह, विद्रोह, द्वेष, विद्वेष, 82 पेज नंबर, पहली अनुभूति। द्वेष, विद्वेष, सशंकता, आतंक, दास्यता एवं दुष्टता, शोषण और युद्ध के कारण है। तो देखिए मतभेद जो है वो कहां तक पहुंच जाता है ना? तो हम पहले मतलब एक कभी कभी सोचते बोलते हैं ना कि मतभेद ठीक है, मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना? तो यहां पर ये कह रहे हैं कि मतभेद होगा तो मनभेद हो ही जाएगा, है ना? तो इसलिए उसको वहां पर रिजॉल्व होने की आवश्यकता है। नमस्ते भैया, नमस्ते। जनजाति के स्तर पर समस्त मतभेद के मूल में एक से अधिक पक्ष का होना अनिवार्य है। उसमें सभी गलत हों तब, अथवा कोई एक पक्ष अवश्य गलत हो तो संघर्ष अवश्य होता है। सभी सही हों, ऐसी स्थिति में संघर्ष संभव नहीं है। एक मत होगा तो संघर्ष नहीं होगा। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि सही में सभी लोग एक हैं, है ना? क्योंकि अस्तित्व अपने आप में एक चीज है, उसकी समझ भी एक ही होगी, है ना? ऐसा नहीं है कि अपना अपना सही हो सकता है
है ना। तो सही को लेकर जब तक हम पूरा समझे नहीं है तब तक हमारे अनेक मत उसको लेकर रहेंगे ही। लक्ष्य भेद से आचरण भेद एवं विचार में भी प्रभेद घटित होना पाया जाता है। जैसे अगर सुविधा संग्रह लक्ष्य है तो उसका एक तरीके का आचरण होगा और उसका एक तरीके की विचारधारा होगी, है ना। अगर भक्ति विरक्ति लक्ष्य है तो उसका एक तरीके का आचरण होगा, है ना, और उसका एक प्रकार का विचार होगा। अगर लक्ष्य को समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व के रूप में रखते हैं तो उसका एक आचरण होगा और उसका एक विचार होगा। तो एक बार बाबा जी ने इस तरह से बात को रखा था कि और सारी चीजें भूल भी जाओ तो ये याद रखना कि मानव का लक्ष्य जो है वो समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व है। लक्ष्य के साथ में सारी चीजें सूत्रित होती हैं, है ना। तो हमको मतलब हम समाधान समृद्धि को लक्ष्य को भुलाकर कुछ और कार्यक्रम लेंगे तो भटक सकते हैं, है ना। तो जीने का लक्ष्य जो है वो समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व है। परिवार में समाधान समृद्धि, समाज में जो है व्यक्ति में समाधान, परिवार में समाधान समृद्धि, समाज में समाधान समृद्धि और अभय, और राष्ट्र अंतरराष्ट्र में समाधान समृद्धि अभय और सहअस्तित्व। स्व पर और परिस्थितिवश होने वाली विवशताओं के भेद से लक्ष्य निर्णय है। स्वकृत निर्णय पूर्णता और अपूर्णता के दिशा भेद से है। यथार्थ की ओर पूर्णता तथा भ्रामकता की ओर अपूर्णता संज्ञा है। ज्ञान मूलक विज्ञान एवं विवेक के विधिवत अध्ययन से यथार्थता की ओर प्रयास उदय है, अन्यथा भ्रामकता की ओर प्रयास है। आगे कौन पढ़ेंगे? प्रयास ही क्रिया और कार्य व व्यवहार है। सुकर्म एवं दुष्कर्म के आशय भेद से वैयक्तिक जीवन व जीविका है। तदनुसार ही भावी घटनाएं एवं कार्य संपन्न होते हैं। सच्चरित्र एवं दुष्चरित्र से भेद से कुटुंब है तथा तदनुरूप ही अग्रिम प्राप्तियां है। सिद्धांत, मत, संप्रदाय, वर्ग, भाषा व जाति के विचार व प्रचार भेद से सामुदायिक जीवन है तथा उसी के प्रतिरूप में उसके लिए भावी घटनाएं हैं। न्याय व अवसरवादितापूर्ण नीति भेद से राष्ट्रीय जीवन है तथा तदनुसार ही उसका भावी मार्ग उत्थान एवं पतन के लिए प्रशस्त है। न्यायपूर्ण नीति वह है जिससे मानवीयता का संरक्षण हो। अवसरवादी नीति वह है जिससे मानवीयता का संरक्षण न होता हो। विवेक अथवा अविवेक, विज्ञान अथवा सामान्य ज्ञान संपन्न विचार व मर्यादा के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय जीवन की घटनाएं मानव समुदाय के संगठन व विघटन के रूप में भावी क्षणों में प्रतिष्ठित है। मानव समुदाय रूप में जितना विघटन को प्राप्त करे उतना ही ह्रास है तथा जितना संगठन को प्राप्त करे उतना ही
जागृति परंपरा की ओर उन्नति है। बहुत बढ़िया। संरक्षण कई बार आता है, यहाँ पे मानव का संरक्षण का क्या होता है? मानवीयता का संरक्षण है ना। तो अभी भी, हाँ बिल्कुल, जैसे अभी भी जैसे ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ काम करते हैं, तो अभी आदमी को जीने का अधिकार है, किसी प्रकार की यातनाएं देना ठीक नहीं है, इस प्रकार से हम कुछ मानव अधिकार की बात कर रहे हैं। तो वो अधिकांश रूप से जो है वो एक्सट्रीम नेगेटिव को ना हो इस तरीके से है, पर होना क्या चाहिए उस जगह पे, मानव का सही स्वरूप क्या है उसका वहां पे बहुत व्याख्या नहीं है ना। पर कुछ चीजें हैं जो कि वो कहते हैं कि ये तो नहीं ही होना चाहिए, है ना। किसी को यातना नहीं दी जानी चाहिए। कोई अगर किसी को जेल डाला है तो उसको अपने डिफेंस में कुछ कहने का अधिकार मिलना चाहिए, है ना। तो ये सब जो है एक्चुअली एक प्रकार से मानवीयता के संरक्षण की ओर प्रयास है ना। आगे पढ़ेंगे। मानव समुदाय रूप में जितना विघटन को प्राप्त करे उतना ही ह्रास है, तथा जितना संगठन को प्राप्त करे उतना ही जागृत परंपरा की ओर उन्नति है। मानव समुदाय में गलती के बिना वैचारिक मतभेद सिद्ध नहीं है। नियम पूर्वक किए गए कार्य एवं विचार को सुकर्म तथा इसके विपरीत दुष्कर्म संज्ञा है। नैतिकता संपन्न यानी राजनीति तथा धर्मनीति संपन्न, कुशलता, निपुणता, पांडित्य सहित किए गए चरित्र चित्रण को सचरित्र तथा उसके विपरीत दुष्चरित्र की संज्ञा है। सिद्धांत मात्र सत्य ही है, सिद्धांत वैविध्यता का कारण नहीं है। सिद्धांत में वैविध्यता है भी नहीं यदि तो सिद्धांत नहीं है। मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व को पहचानने के लिए प्राप्त ज्ञान ही विवेक है। विज्ञान भौतिक समृद्धि एवं मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य की सफलता के लिए दिशा निर्धारण ज्ञान ही विज्ञान है। अस्तु, अंतरराष्ट्रीयता का मूल उद्देश्य बौद्धिक समाधान तथा भौतिक समृद्धि का संतुलन एवं संरक्षण बनाए रखना ही सिद्ध होता है, जिससे अखंड मानव समाज में सह अस्तित्व सिद्ध होता है। अन्यथा सह अस्तित्व विहीन मानव समुदाय विखंडन के रूप में है ही। अंतरंग एवं बहिरंग भेद से सुगमताएं एवं दुर्गमताएं है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में समृद्धि का, व्यक्तित्व के रूप में चरित्र का, प्रामाणिकता से सामाजिकता का, न्यायपालन प्रबोधन तथा पोषण से राष्ट्रीयता का, विज्ञान व विवेक से प्राप्त समृद्धि, समाधान, अभय, सह अस्तित्व से अंतर्राष्ट्रीय जीवन का वैभव है। अन्यथा में हिराश है। संग्रह कामना तृप्ति का पोषक नहीं है, क्योंकि संग्रह का पूर्ति नहीं है। विज्ञान भौतिक समृद्धि। एक मिनट पीछे जरा कुछ पूछ रहे हैं, माइक ले लीजिए। हाँ भैया, इसमें जो ऊपर है ना, सिद्धांत वैविध्यता का कारण नहीं है, तो इसका भैया कोई उदाहरण टाइप, मतलब सिद्धांत तो हम ये नियम
और प्रक्रिया और उपलब्धि, जो हमने बात किया था पहले दिन या दूसरे दिन, तो इसमें वैविध्यता का थोड़ा कैसे, मतलब जैसे एक ये सिद्धांत है कि अगर समझदारी से समाधान होता है ना, अगर हमारे पास सहअस्तित्व की समझ है, हमको सहअस्तित्व का बोध है, तो हमारे विचारों में समाधान होता है, संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं और आचरण निश्चित होता है। ये एक सिद्धांत है ना। अब कोई कहता है नहीं ये तो आपका ओपिनियन है ना, मतलब और भी कुछ हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि सिद्धांत में विविधता नहीं है। दूसरा सिद्धांत हो सकता है कि अगर समझदारी के अभाव में, सहअस्तित्व सहज समझदारी के अभाव में मानव जो है वो भ्रमित होता है और गलती और अपराध करने में विवश होता है। ये भी एक सिद्धांत है। कोई कहता है कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, ये तो एक ओपिनियन है, और भी ओपिनियन हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बेसिकली सिद्धांत जो है वो फाइनल सेंटेंस है, इसके अंदर वैरायटी नहीं है, कंक्लूसिव स्टेटमेंट है वो। तो दर्शन एक्चुअली हमको अनुभूतियों के रूप में कुछ कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स दे रहा है ना, कि जो कि मतलब विच आर देयर फॉर आवर कंसिडरेशन, वो हमारे मनन के लिए हैं, पर आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं है ना। ये प्रमाण के साथ में कि भाई ऐसा मैंने सिद्ध किया है, आप इसको जांच कर देखिए। तो ये रिफ्लेक्शन के लिए दिए गए हैं, आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं दिए गए हैं, है ना। तो इनमें सिद्धांत में वैविध्यता नहीं है। हाँ हाँ, ये मतलब फाइनल लाइन है, फाइनल लाइन है, कंक्लूजन के ऊपर सिद्ध अंत, अंत में ये सिद्ध होता है, सिद्ध अंत, है ना। सही। भैया ये लिखा ना, विज्ञान, भौतिक समृद्धि एवं मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य की सफलता। तो मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य दो अलग क्यों लिखे हुए? जीवन लक्ष्य है सुख, शांति, संतोष, आनंद, और मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। तो ये दोनों पैरेलल में है। जीवन लक्ष्य पूरा होता है तो मानव लक्ष्य भी पूरा होता है ना। हेलो, हाँ पढ़िए। मानव आकांक्षाएं सामान्य आकांक्षाओं तथा महत्वाकांक्षाओं के रूप में परिलक्षित है एवं मानव द्वारा तदनुसार ही उत्पादन व उपयोग, सदुपयोग विधि से अर्थ का नियोजन है। मानव की सामान्य आकांक्षाएं आहार, आवास एवं अलंकार बीज से है, जिसकी पूर्ति के लिए वह उत्पादन एवं उपयोग, सदुपयोग में व्यस्त है। मानव की महत्वाकांक्षाओं को मूलतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: दूरगमन, दूरश्रवण तथा दूरदर्शन। इनकी पूर्ति हेतु ही मानव उत्पादन एवं उपयोग में व्यस्त है। सामान्य आकांक्षा की आपूर्ति से असंतोष, पूर्ति से सशंकता तथा अधिकता से संतुष्टि होती है। महत्वाकांक्षा की पूर्ति से कौतूहल, महत्वाकांक्षा की आपूर्ति से कौतूहल, पूर्ति से तृप्ति तथा अधिकता से संतोष होता है। असंतोष। इसकी कोई व्याख्या करेंगे ये दोनों वाक्यों की, दोनों सूत्रों की? माइक एक बार दीदी को देंगे। कि सामान्य आकांक्षा अगर पूरी ना हो तो उससे असंतोष होता है,
हाँ। और अगर पूर्ति हो जाए तो डाउट बना रहता है, सशंकता होती है, और अगर अधिकता होती है तो हाँ, संतुष्टि। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो भैया इसको मैंने ये समझ में मुझे आया हाँ, कि बताइए। अपनी जो सामान्य आकांक्षा है ना, अगर वो तो जीवन के लिए ज़रूरी है, अपना शरीर बनाने के लिए, है ना, तो वो अगर मेरे पास पूर्णता नहीं है तीनों में से कोई भी, तो मुझे असंतोष बना ही रहता है। उसके लिए मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं काम करूँ, उसको पहले मैं पालूँ, है ना। और अगर उसकी पूर्ति है, जिसका जितना मुझे चाहिए उतना ही है अगर मेरे पास, तो मुझे डाउट बना रहता है कि कभी ये मेरे पास रहेगा, हो सकता है अभी जितना मुझे चाहिए वो है, लेकिन हो सकता है कि कभी ना भी हो। उस हिसाब से मुझे उसमें डाउट रहेगा। फिर अधिकता से संतुष्टि होती, यानी कि मुझे जितना है उससे अगर मेरे पास ज़्यादा है तो मुझे एक प्रकार की संतुष्टि है कि मैं जी सकती हूँ ऐसा शरीर बना के, मुझे जो तीनों चीज़ों की ज़रूरत है वो मेरे पास है। आप उदारता के साथ में रह सकते हैं। हाँ। कोई गेस्ट भी आ जाए तो अपने को अच्छे से हम मतलब accommodate कर सकते हैं। अकोमोडेट कर सकते हैं, है ना, वो जो समृद्धि का भाव है। और महत्वाकांक्षा वाला है, जैसे तीनों जो बताया गया है ना, तो अगर वो मेरे पास नहीं है तो मुझे ऐसा लगेगा कि अगर मेरे पास अगर ये होता तो एक कौतूहल बना रहेगा कि अगर तो मेरा जीवन कैसा रहेगा, है ना। अगर ये है तो मैं और अच्छा काम कर पाती और जल्दी से काम कर पाती। और पूर्ति है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ अगर ये मेरे पास है तो मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, है ना। तो वो मुझे एकदम मैं सेटिस्फाई हूँ कि मेरे पास जो साधन है तीनों महत्वाकांक्षा के लिए, दुर्गमन वो सभी, तो उसके कारण मैं अच्छा परफॉर्म कर पाती हूँ, जो भी मेरे परिवार में भी, समाज में भी, है ना। और अगर उससे अधिक है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे आगे और भी क्या हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे ओवर यूज ऑफ मोबाइल, हाँ, जो दुरुपयोग हम, है ना, मतलब ज्यादा समय उन पे लगाना, बहुत सारा टेक्नोलॉजी के अंदर अपना घुसे रहना, तो उससे एक प्रकार से एंजाइटी होती है, हाँ। है ना। और मुझे ऐसा भी मुझे ऐसा लगा कि उससे भी मेरा संवेदना वाला पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि और तृप्त हो जाए। तो एक रेस लग जाती है वहां पर, तो वो भी एक असंतोष का कारण बनता है। और ये बर्डन भी बनता है भैया, बर्डन बनता है। जैसे भी जरूरत से ज़्यादा है तो वो बर्डन वाली बात हो जाती है, उसको मेंटेन करना, इसको ये करना, ये भी ये हिसाब से भी। तो फिर से मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सद्व्यय और सदुपयोग के ऊपर फोकस करना ज्यादा अच्छा, ज्यादा आसान है। सद आय के ऊपर पहले फोकस करना ज्यादा मुश्किल है। पहले सद्व्यय के ऊपर फोकस करते हैं, फिर धीरे धीरे सद आय के ऊपर शिफ्ट होते हैं। अगर हम पहले सद आय के ऊपर फोकस करते हैं तो परेशान होते हैं, है ना। ठीक, उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशील, ये 3 वर्ड्स अपने को मिलते हैं। कुछ हाँ कर सकते हैं भैया इसको क्लीन, पर मेरा अभी तो काम चल जाएगा। अच्छा, इज इट सो? ओके, लेट मी। तो उपभोग का मतलब होता है अप्रधान रूप से भोगना, है ना। मतलब भोजन हमारी खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं, ये उपभोग है ना। कि
मतलब वो उसको सेकेंडरी प्रायोरिटी दिया है ना। ठीक है, उपयोग जो है वो परिवार की सीमा में बेसिकली हो रहा है कि परिवार के जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, शरीर पोषण और संरक्षण के लिए, है ना, उसके लिए हम कर रहे हैं उपयोग। सदुपयोग जो है वो समाज में भागीदारी के लिए सदुपयोग है। व्यवस्था में भागीदारी के लिए सदुपयोग है ना। तन, किस चीज का सदुपयोग है? तन, मन और धन का, है ना। जैसे हम अपने समय का, अपने धन का सदुपयोग करके यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, है ना, तो ये हमारा बेसिकली सदुपयोग की श्रेणी में आएगा। हम कुछ सुधार करना चाहते हैं, हम कुछ अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट को चाहते हैं, हम कुछ समाज में सुधार चाहते हैं, अपने में सुधार चाहते हैं, उस अर्थ में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उसकी वजह से हम यहाँ पे ट्रैवल सब लोग करके आए हैं, अपना समय लगाए हैं, तो ये सदुपयोग की श्रेणी में आएगा। प्रयोजनशील एक स्टेप और आगे है, इसमें है कि उसकी परंपरा के बने इस अर्थ में उपयोग, मतलब रिसोर्सेज को लगाना, तन मन धन को लगाना, है ना। जैसे विश्वनगर में एक विद्यालय को स्थापित किया, है ना, और जो है कुछ बेसिकली शिविरों के आयोजन होते हैं, और उस प्रकार से क्या हम तो एक प्रकार से किसी प्रयोजन के साथ में जुड़ रहे हैं। वो केवल अपने उपयोग सदुपयोग से आगे की चीज है ना। तो वो एक परंपरा के रूप में स्थापित करना चाह रहे हैं, शिक्षा संस्कार के रूप में, व्यवस्था के रूप में, निरंतरता के रूप में स्थापित करना चाह रहे हैं, है ना। तो ये चारों जो हैं वो सार्थकता के अर्थ में है। उपयोग रहेगा ही, सदुपयोग भी रहेगा ही, उपभोग भी रहेगा ही, और प्रयोजनशीलता भी रहेगा। कौन पढ़ेंगे आगे? जी भैया, धवल नाम है ना। हाँ, न्यायवादी तथा अवसरवादी नीति भेद से ही मानव ने दूसरों पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया है, जो देश, भाषा, वर्ग, जाति व बल प्रभावी भेद से पाया जाता है, जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा या विद्रोह के रूप में व्यक्त होता है। अन्यायवादी विधि, कानून, विधान व नीति से हिंसा, प्रतिहिंसा, सशंकता तथा आतंक का प्रसव होता है। हर मानव में न्याय की याचना जन्मजात स्वभाव के रूप में पाई जाती है, जिसका स्पष्टीकरण योग्य अध्ययन अति आवश्यक है। भ्रमवश माने हुए न्याय से अन्याय का और अन्याय से अन्याय दमन करने के लक्ष्य भेद के आशय से समस्त विधि, विधान एवं नीतियों का अनुमोदन मानव करता है। इसी आधार पर एक अथवा अनेक राष्ट्रों का जीवन असफल है। पूर्ण दर्शन लोक व्याप्त है, अपूर्ण दर्शन मानव संपर्क की सीमा तक है। रहस्यों का उन्मूलन करने वाले दर्शन को पूर्ण दर्शन संज्ञा है। रहस्यों का निवारण अस्तित्व में जागृति रूपी अध्यात्म ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के एक सूत्रात्मक अध्ययन से ही संभव है। लोक के प्रति अनासक्त मानवों ने ही ज्ञानुभव किया है। ऐसे अनुभूत व्यक्तियों ने
व्यवहारिक संतुलन एवं वैचारिक समाधान सहज ही रहता है। इच्छा की अपेक्षा में संवेदन क्रिया अल्प है। इच्छा शक्ति अधिक से अधिक क्रिया में व्यस्त है। अनुपात से अधिक शक्ति नियोजन अपव्यय है। यह अपव्यय ही आसक्ति है। इसका निरोध तथा नियंत्रण ही अनासक्ति है। इसका अर्थ क्या समझते हैं हम इस वाले सूत्र से? इच्छा है वो चित्त की क्रिया है ना। संवेदन क्रिया मन और शरीर के योग में है ना। तो इच्छा की अपेक्षा में संवेदन क्रिया अल्प है। इच्छा शक्ति अधिक से अधिक क्रिया, इच्छा की ज्यादा क्रिया है ना। इच्छा निरंतरता को चाहती है। संवेदना जो है वो सामयिक होती है, समय अनुसार होती है। अब अगर इच्छा को संवेदना के लिए नियोजित कर देते हैं है ना, तो अनुपात से अधिक शक्ति का नियोजन जो है वो अपव्यय हो जाता है ना। अगर इच्छा शक्ति केवल संवेदना के लिए काम करती है तो ये अपव्यय में चला जाता है ना। तो ये अपव्यय ही आसक्ति है और इसका निरोध और नियंत्रण ही अनासक्ति है ना? समझ आ गया? प्रधानतः कारणक्रम से अध्यात्म ज्ञान का, गुणानुक्रम न्याय से भौतिक ज्ञान का और गणितानुक्रम नियम से भौतिक विज्ञान का अनुसंधान, आविष्कार और उपलब्धियां सार्थक होती है। परस्पर अनुशासित यानी नियंत्रित या अनुवर्तित लोक व्यू की ब्रह्मांड संज्ञा है जिसमें अनेक सौर व्यू है। गणितानुक्रम नियम से क्रिया, प्रतिक्रिया एवं परिपाक मतलब फल का, गुणानुक्रम न्याय से ह्रास एवं जागृति का, करुणानुक्रम विधि से सापेक्ष एवं निरपेक्ष ऊर्जा या शक्ति में संपूर्ण प्रकृति का अध्ययन, अभ्यास एवं अनुभव पूर्ण हुआ है। तो बेसिकली क्या चीज है, मैंने इसको जैसे बैठाया वो आपसे शेयर करता हूँ कि गणित से स्थूल स्तर की गणना हो सकती है ना। स्थूल इकाइयों का गणना है और उससे विज्ञान का मतलब हम अनुसंधान होता है, भौतिक विज्ञान का अनुसंधान आदि क्रियाएं होती हैं। फिर गुणानुक्रम से व्यवहार का जो है बेसिकली होता है, उससे बौद्धिक ज्ञान या जीवन ज्ञान का अर्थ बनता है। और फिर अध्यात्म ज्ञान जो है वो कारण ज्ञान, कारण क्रियाओं के ज्ञान यानी बुद्धि और आत्मा के जो ज्ञान है उससे हमें अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जिसको अनुभव ज्ञान भी कह रहे हैं। ये तो आपने जो बोला वो समझ में आ रहा है, लेकिन ये कारणानुक्रम, गुणानुक्रम और गणितानुक्रम उसको कैसे समझे? मेरे ख्याल से अनुक्रम का मतलब होता है कड़ी से कड़ी जुड़ा होना, है ना। तो कैसे उसके सिस्टम, कैसे उसकी चीजें एक से एक कड़ियां जुड़ी हैं, व्यवहार की और नियमों की और भौतिकता के भी कुछ नियम हैं। तो उस हिसाब से उसको मैंने तो ऐसे बैठाया हुआ है। ठीक है। तीन चीजों को जीवन क्रिया में ऐसे देख सकते हैं कि शरीर के साथ कार्य व्यवहार होता है तो वो गुणात्मक क्रम हो गया।
सॉरी गणितात्मक क्रम हो गया। और जो 4.5 क्रिया है जिसमें हमें थॉट लगाना है एनडीएस पर, वो गुणात्मक हो गया। ठीक बात है। और जो ऊपर वाला अनुभव वाला है तो कार्यात्मक क्रम हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा देख सकते हैं। मैं उसको ऐसा देखा भैया कि गणितात्मक जो है, सॉरी भौतिक विज्ञान, उसमें मुझे लगता है कार्य वाला होगा, दूसरे में भौतिक वाले में व्यवहार वाला, और तीसरा जो है एनडीएस वाला। ऐसा नहीं ले सकते क्या? न्याय धर्म सत्य का व्यवहारिक स्वरूप होगा और तात्विक स्वरूप में वस्तु क्या है ये रहेगा, वो अध्यात्म वाले में आएगा। हाँ, तो वो स्वीकृति और तृप्ति का स्तर रहेगा। न्याय धर्म सत्य जो है वो व्यवहार में प्रकट होगा। तो फिर ये तीन चीजें भैया मुझे ऐसा लगता है हम एनडीएस से ही हमें देखनी है। हाँ ऐसा ही है। देखिए 3 शब्द उपयोग करते हैं। है ना, तो यहां के लिए हम कारणानुक्रम बोल रहे हैं, यहां पे हम गुणानुक्रम बोल रहे हैं, यहां हम गणितानुक्रम बोल रहे हैं। ये बेसिकली बताने के लिए है, उपयोग तो इसका भी हो रहा है गणित में, है ना। तो गणना के रूप में जो है वो यहाँ पर है। इसके लिए एक वर्ड है अभिव्यक्ति, जो बोध करवाने के लिए है। इसके लिए एक वर्ड है संप्रेषणा, और ये है प्रकाशन। आत्मा में सत्य में अनुभव हो रहा है और बुद्धि में उसका, बुद्धि के द्वारा उसका सहस्तित्व बोध का प्रकाशन, सहस्तित्व बोध करवाने के रूप में है। संप्रेषणा समाधान की हो रही है, जो कि सहस्तित्व बोध के आधार पर विचार के द्वारा हो रही है। और फिर ये प्रकाशन जो है वो समृद्धि के साथ कार्य और व्यवहार में हो रहा है। तो एक ही व्यक्ति में ये तीनों चीजें सफल होनी है, अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन। भैया इसको जैसे जीने के साथ जोड़ते हैं तो थोड़ा एक कनेक्शन उस तरीके से दिखता है मुझे, जो मैं समझ रहा हूँ। हाँ। कि जैसे कि गणितानुक्रम, तो हम जैसे जिंदगी में अभी जीने की हम बात करते हैं, हाँ, तो उसमें कुछ भी चीज़ों की गणना एक जरूरी रहती है और वो नियमबद्ध ही है। जो भी गणनाएं है अल्टीमेटली, जैसे कि खाना या ऐसी कोई व्यवस्था करना, सपोज यहाँ पे रुके, ऐसी कोई भी चीज़ों के लिए अल्टीमेटली जो गणित है, तो गणित वो गणना विधि उस भौतिकता के साथ में भौतिकता के साथ जुड़ती है, और वही वो नियमों की पहचान होना वो एक जीने में जरूरी है। तो उस संदर्भ से, लेकिन अभी गणना किया, लेकिन ये सब गणने के साथ अल्टीमेटली प्रयोजन क्या है, हम सबका जुड़ने का रीज़न क्या है, या उसका जो कनेक्शंस है, तो जो हमारा संबंध है, तो जो संबंधों में जो पूरे करने के अर्थ में या मानवीयता के संदर्भ में हम जो मूल्य निर्वाह करते हैं, तो उस स्वरूप में गुणानुक्रम, तो अल्टीमेटली ये सब क्यों करना है, तो उसमें जो
प्रयोजन या लक्ष्य की जैसे जैसे स्पष्टता होती है तो उसके अर्थ में गुणानुक्रम हुआ वैसे वो जीने में, तो वहाँ पे ही न्याय आया कि भाई अल्टीमेटली जो संबंध की हम बात करते हैं या जीने की बात करते हैं तो उसमें उस तरीके से वो परस्परता की स्वीकृति और उसमें जो जीने के अर्थ में न्याय को पहचान पाना वो गुणानुक्रम हो गया। और ये सब क्यों है ऐसा, सपोज उसको हम देखें कि भाई ये सब है क्यों, उसको पूरा समझना और उसका वो कैसे ऐसे हर व्यक्ति कर पाता है उसको उस तरीके से संपूर्णता के अर्थ में देख पाना वो कारण अनुक्रम हुआ कि उसके मूल में वास्तविकता क्या है, हाँ, नियम क्या है, सत्य क्या है, हाँ, वो कारणानुक्रम हाँ, तो ऐसे उसको देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपने बताया। तो वस्तु क्या है, मूल में वस्तु क्या है, ये कारणानुक्रम है। प्रयोजन क्या है, गुणानुक्रम, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए गणितानुक्रम। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अच्छा, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लेते हैं, नींबू पानी ब्रेक। आई थिंक थोड़ी बारिश भी रुकी है।